देख लीजिए इस एडिटोरियल में क्या लिखा गया है। देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। बड़ा महत्वपूर्ण भाई कि पंचायत के स्तर पर 73वां संविधान संशोधन, पंचायत के स्तर पर यहां कहा जा रहा बड़ी मुश्किल से ही हम स्वायत्तता पाते हैं, यानी पंचायतें हमारी ऑटोनॉमी से दूर हैं, स्वायत्तता से दूर है। आप कहेंगे सर कुछ दिन पहले भी आपने पंचायत के बारे में पढ़ाया था, 2-3 एडिटोरियल हाल फिलहाल में हो चुके, फिर इसे क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि 30वां वर्ष हम अप्रैल में सेलिब्रेट करेंगे जब 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 1993 में व्यावहारिक रूप में लागू हुआ था अप्रैल में। तो अब अप्रैल में हम 30वीं वर्षगांठ मनाएंगे किसकी? 73वें संविधान संशोधन की। 74वें की भी मनाएंगे। आज का टॉपिक है 73rd वाला, इसलिए हम 73rd यानी पंचायती राज की बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा से कहा है जब किसी भी व्यवस्था को 10 वर्ष या मैं कहूं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और खासकर अगर डिकेड 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष होता है तो ऐसे में उसके एग्जाम में आने की संभावना यानी उस मुद्दे के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। और इसकी हम 30वीं वर्षगांठ अप्रैल में मनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम पंचायत पर प्रश्न के लिए तैयार रहें। एक चीज हो गया, ठीक है ना? मुख्य परीक्षा में इसके प्रश्न के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी आप तैयार रहें। तो दोनों विषयों पर यहां पर गंभीर चर्चा होने जा रही है। जब मैं मेंस के प्रश्न आप लोगों को दिखाऊं तो इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वहां प्रीलिम्स की चर्चा नहीं है। प्रीलिम्स की चर्चा उन्हीं कॉन्सेप्ट के बीच में बनी हुई है। तो पंचायत स्तर पर शायद ही कोई स्वायत्तता, इसका मतलब हम पंचायती राज व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को पढ़ने जा रहे हैं और फिर चुनौतियां पढ़ेंगे तो हम बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि अब सबसे पहले ये प्रश्न से पहले यानी जिन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे उससे पहले GS2 पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का यह विषय है और आप यहां से देख सकते हैं सिलेबस आपके साथ लगा हुआ। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां देख सकते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस, आज हम इसी फाइनेंस पर और पावर पर दोनों पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा आज का जो एडिटोरियल है, अभी तक मैंने पंचायती राज व्यवस्था पर जो भी एडिटोरियल पिछले 1 महीने में मैंने कराए हैं उन सबसे ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें समग्रता ज्यादा है, यानी पूरा आपका A to Z यहीं तैयार हो जाएगा, बेसिक भी और करंट भी। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस, इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, यानी वहां पर क्या क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर हम गहरे स्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, ये आया हुआ है। क्या है? पंचायती राज। और ये देखिए मैंने क्या किया है, 1981 का क्वेश्चन है, 1981 का क्वेश्चन है। आप सोचिए कि आज हम 2023 में हैं। मैं आपको हमेशा से एक ही बात कहता आया हूं कि मुद्दे कभी नहीं बदलते हैं, समय के साथ फैक्ट बदलते हैं, घटनाएं बदलती हैं, उदाहरण बदलते हैं, बट फैक्ट कभी, यानी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, फैक्ट नहीं, जो मुद्दे हैं वो हमेशा मुद्दे ही बने रहते हैं। जैसे मुझे आप बताइएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कुछ बात कि 1981 का यह प्रश्न आज हूबहू आ सकता है कि नहीं। ठीक है? पंचायती राज हैज बीन डिजाइन टू फंक्शन एज द ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में पंचायत राज की परिकल्पना लोकतंत्र की आधार भूमि के रूप में की गई है। देख सकते हैं पंचायती राज की संकल्पना क्यों आई कि हम लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लेकर के जाएं। यही बात पहली पंक्ति में कही गई और इसीलिए हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब आता है डिस्क्राइब इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। इसके संगठनात्मक स्वरूप का विवरण दीजिए, यानी पंचायती राज व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन। अब देखिए यही मैंने, वर्तमान स्थिति क्या। अब मुझे बताइए वर्तमान स्थिति क्या, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल क्या कह रहा है? देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल, यानी पंचायत के स्तर पर शायद ही कोई स्वायत्तता है, प्रशासन के स्तर पर भी, फाइनेंस यानी वित्त के स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर। तो यही है ना वर्तमान स्तर पर 1981 में क्या चुनौती थी, वर्तमान स्तर यानी आज को भी हम वही कहेंगे वर्तमान स्तर पर क्या चुनौती है।
इसीलिए मुद्दे कभी नहीं बदलते हैं, बस समय के साथ उदाहरण, फैक्ट्स, ये सब बदलते चले जाते हैं। एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब देखिए, पंचायती प्रणाली के निष्पादन का मूल्यांकन कीजिए। क्या यह प्रश्न आज आ सकता है कि नहीं? आप विचार करें, ठीक है, 100% आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके, एक ही प्रश्न आया है, एक और था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, ठीक है, अब इसके बाद यानी इस विषय पर हम चर्चा करें तो जी, और सबसे बड़ी बात है, मैं जब इस मतलब टॉपिक को शुरू करूंगा, जब मैं न्यूज पे आऊंगा, ये न्यूज बड़ी महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के 30 साल हो चुके हैं, 30वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जाएगी। तो ऐसे में स्टेट सिविल सर्विसेज में इंडिपेंडेंट पंचायती राज व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, उसके साथ साथ चाहे आपका यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस, यानी जहां पर यूपीएससी के जैसा पैटर्न है, तो वहां पर सेक्शन अगर ए बी सी इस प्रकार के सेक्शन आते हैं, तो वहां पर एक सेक्शन में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो हम व्हाट इज न्यूज पढ़ेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण, वो कहानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि निबंध की भूमिका हमेशा कहानी से शुरू करनी चाहिए, किसी रिपोर्ट से, किसी कमेटी की, किसी अनुशंसा से, किसी संवैधानिक प्रसंग से, किसी समसामयिक घटनाक्रम से। तो यहां पर भी हम एक समसामयिक घटनाक्रम, जिसको कहानी के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, आप उसका यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया पंचायती राज व्यवस्था पर, देखिए कैसे कंटिन्यू आ रहा है। सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रही हैं, ना कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी हमारे यहां पर क्या है, स्थानीय स्तर पर जो बेहतर शासन व्यवस्था नहीं है, यही इस प्रश्न में पूछा गया। तो स्थानीय स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं वो आपको बताना, यानी पंचायत के स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्या क्या समस्याएं हैं, शानदार, एक बार आपको दिखा दूं तब आपको और आनंद आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये आएगा, देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 समस्या कौन सी है विद एग्जांपल, पॉइंट नंबर 2 समस्या कौन सी है, पॉइंट नंबर 3 समस्या कौन सी है विद एग्जांपल, पॉइंट नंबर 4 समस्या कौन सी है, पॉइंट नंबर 5 समस्या कौन सी है, पॉइंट नंबर 6 समस्या कौन सी है, पॉइंट नंबर 7 समस्या कौन सी है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद इसका समाधान क्या होगा। तो बहुत सी बातों पर हम लोग, यानी एकदम से ये एडिटोरियल मैंने कहा ना कंप्लीट है। अगर आज आप पंचायती राज व्यवस्था, मैंने ही इस चैनल पर पढ़ाया है, एम लक्ष्मीकांत 100 आर्ट्स, अगर वहां से सर्च करके पढ़ लेंगे पंचायती राज व्यवस्था, और उसके साथ साथ यानी वहां फैक्ट मिल जाएगा, ये एनालिसिस मिल जाएगा। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था पर केवल आपको अपडेट करना है, रिपोर्ट्स वगैरह, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द न्यूज, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर पंचायत का जिक्र नहीं, स्थानीय सुशासन पद्धति, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, यानी यहां पर पंचायतें भी हैं और नगर पालिका भी हैं, यानी 73rd और 74th दोनों अमेंडमेंट यहां पर आपको ध्यान में रखने। तो स्थानीय सुशासन पद्धति, लेकिन एक पंचायत पर तो लिखना ही है। तो स्थानीय सुशासन पद्धति शासन का तो हम यही यहां पर सिद्ध करने जा रहे हैं कि शासन का प्रभावी साधन क्यों साबित नहीं हुई, यानी इसके पीछे क्या रीजन। यानी पंचायतों के सामने एक पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे स्थानीय शासन में पंचायतों पर, कि भाई क्यों ये शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हो पाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यह स्थिति कैसे बदले उस पर अपने विचार दीजिए। तो जो समस्या है उन्हीं समस्याओं को हम कहेंगे कि उलट दिया जाए तो समाधान तैयार हो जाएगा। इसीलिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी एस्पिरेंट हमेशा याद रखें, अगर आपको समस्या पता है तो समाधान आपको याद करने की जरूरत नहीं, उन्हीं समस्याओं को पलट दीजिए कि इसका समाधान इस प्रकार से हो, इसका समाधान यानी इस चुनौती का समाधान इस प्रकार से हो, अगली वाली का समाधान इस प्रकार से हो।
तो आपका समाधान अपने आप तैयार हो जाता है। इसीलिए कम पढ़ना है, ज्यादा यूज करना सीखना है। आप देख सकते हैं। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि शासन का प्रभावी साधन क्यों साबित नहीं हुई। वो 6 रीजन हम पढ़ेंगे। फिर देखिए 2018 में फिर पूछा, अब इस बार सीधा पंचायत आ गया। भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। यानी पंचायत प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आदर्श पर यह बनी है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रणाली के महत्व, ठीक है। फिर कह रहा है कि विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए, लीजिए भैया पैसा चाहिए, पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों की खोज कर सकती हैं। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि पंचायत प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ विकास परियोजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए इसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ वित्त के स्तर पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन दोनों ही स्तर पर हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर समस्याओं का सामना है तो इसका मतलब है कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्वायत्तता से या ऑटोनॉमी से जूझ रही हैं। क्या जूझ रही हैं? ये स्वायत्तता से और ऑटोनॉमी से जूझ रही हैं। ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है 2020 में प्रश्न आया। देख लगातार आ रहा है। अब तो 30 वर्ष हो रहे हैं। इसका मतलब 2023 वाले भी, 24 वाले भी एकदम रेडी रहिएगा इस पर। खूब अच्छा सा कंटेंट, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी इतने से आपको आंसर लिखने में पूरी की पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं। अब आता है अगला प्रश्न यहां पर। अब आता है, मैं इस प्रश्न का ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूं, केवल ये पढ़ रहा हूं हाल के समय में फंक्शनैलिटी, प्रकार्यात्मकता या परफॉर्मेंस भी कहते हैं फंक्शनैलिटी को। क्या कहते हैं? ठीक है, कि दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। हिंदी देखिए कितनी कठिन है। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस। लोकल इंस्टीट्यूशन में 73rd वाला भी, 74th वाला दोनों आ जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन रीसेंट टाइम। फंक्शनैलिटी को हम क्या, परफॉर्मेंस भी कहते हैं, यानी प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या कहा गया है कि भाई हमारे स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज, मैं यहां एक की बात कर रहा हूं, पंचायती राज किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है फंक्शन की दृष्टि से, फंक्शनैलिटी की दृष्टि से, परफॉर्मेंस की दृष्टि से पंचायतें किन किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वो 6 पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देख सकते हैं 2020 का भी एक पार्ट इस क्वेश्चन का तैयार हो रहा है। फिर जीएस 2 2022 देख सकते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 आपकी राय में, यानी इन योर ओपिनियन, भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने, यानी शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब लोकल बॉडी, ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। आप देख सकते हैं, यानी जमीनी ग्राउंड लेवल पर। To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? तो ग्रासरूट यानी पंचायत स्तर पर, नगर प्रशासन के स्तर पर जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहा है, वह कहां तक सफल रहा है। अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि पंचायतें कहां तक सफल रही हैं, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आप देख सकते हैं, यानी पंचायतों, बस 2 पार्ट हमेशा याद रखिएगा। स्थानीय सुशासन किसी पंचायत, नगर पालिका किसी पर लिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पंचायतों पर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम पंचायतों पर लिखेंगे, पंचायतों के सामने हमेशा 2 चुनौतियां रहेंगी। एक प्रशासन के स्तर पर रहेगी, मैं सिखाने वाला हूं, और दिस इज मतलब एक, आप मान सकते हो, एक 100% ट्रूथ स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ट्रू स्टेटमेंट कि जितना बढ़िया यहां पहली बार मुझे कहीं पढ़ने को मिला, आप सबके पास लक्ष्मीकांत भी है, आप सबके पास डीडी बसु भी, एक बार आप सर्च करेगा कि जो पंचायतों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता प्रशासन के स्तर पर, वित्त के स्तर पर तो कहीं कहीं कंटेंट मिल जाता, प्रशासन के स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता, इससे बेटर कंटेंट कहीं ना मिलेगा। मैंने कभी नहीं पढ़ा, चाहे अपनी तैयारी के दौरान मैगजीन निकालता हूं उसके दौरान, या अभी इस प्रकार की स्थिति में। तो इसलिए 2 बातों पर फोकस करना, प्रशासन की दृष्टि से पंचायतों के सामने क्या चुनौती है, नंबर 1,
और नंबर 2 हमें यह ध्यान में रखना है कि वित्त की दृष्टि से क्या चुनौती। यही 2 पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने। ठीक है, आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आते हैं ए से। तो ए से यूपीएससी में तो मुश्किल है कि पंचायती राज पर, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेंड रहा नहीं, फिर भी कुछ भरोसा नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था 30 साल होने जा रहे हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था मैं यहां लिख दे रहा हूं, पंचायती राज सिस्टम उपलब्धियां, एक निबंध में लिख दे रहा हूं स्टेट पीसीएस वाले भी, उपलब्धियां एवं सीमाएं। क्या है? उपलब्धियां एवं सीमाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न क्या क्या अभी तक उपलब्ध हुआ, सीमाएं क्या है। वो सीमाएं इसीलिए पूछता है कि सीमाएं लिखने के बाद कोई भी एस्पिरेंट होगा, समाधान उससे अपेक्षित होता है, चाहे समाधान लिखा हो या ना हो, सजेशन में आपको समाधान देना ही होता है। जब आप चुनौतियां बताएंगे सिविल सर्विसेज का एग्जाम में, समाधान आपको देना पड़ेगा। तो एक चीज यहां पर आप जो है एसे में ले लीजिएगा। अब आएगा इथिक्स। अब आप कहेंगे सर हम इथिक्स को यहां कैसे लेंगे? हम कहेंगे यूनिट 6। क्या है? यूनिट 6 लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता। तो पंचायती राज संस्था है ना, अरे भाई है कि नहीं? पंचायती राज क्या? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता, पीआरआई कहा जाता, कहा जाता है कि ना, पीआरआई। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्था, पीआरआई के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, यह विषय आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो यही है सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता, सरकारी व्यवस्था में नैतिक चिंता। जब एजुकेशन पर पूछ सकता है, जेंडर इक्वलिटी पर इथिक्स में पूछ सकता है, तो ऑब्वियस है हम उम्मीद, संवैधानिक नैतिकता पूछ सकता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए हम इसके लिए भी इसकी हल्की सी चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज द न्यूज? यहां पर जो न्यूज है कि कुछ हफ्ते पहले, यानी एडिटोरियल में यहीं से स्टार्ट किया गया, कुछ हफ्ते पहले तेलंगाना के किसान, उनके बारे में पूरी डिटेल है, उन्होंने मतलब तेलंगाना के किसान और उप सरपंच भी रहे। कौन है? सरपंच नहीं, उप सरपंच रहे हैं, उप प्रधान रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या उन्होंने क्यों की? क्योंकि उन्होंने पंचायत के कार्यों को पूरा करने के लिए निजी सोर्सेस से, यानी साहूकारों से ऋण लिया हुआ था, और उन्हें उम्मीद थी कि समय पर राज्य सरकार की ओर से जो ऋण उन्होंने लिया है पंचायत के विकास के लिए, तो वह पैसा समय पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें मिल जाएगा, वहां से भेज दिया जाएगा, तो वो अपना कर्ज चुका करके मुक्त हो जाएंगे। लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हो पाया, और उस आर्थिक दबाव के वश उन्होंने आत्महत्या कर ली। लोक लज्जा के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये पहली चीज यहां पर यही बताया गया है, याद रखिएगा। तो कुछ हफ्ते पहले तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के एक उप सरपंच जिनका नाम था बालीनेनी तिरुपति ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने गांव में विकास कार्य करने के लिए ऋण लिया था, और बिल भुगतान जारी करने में, यानी जो ऋण मतलब जो उनका बिल था, उन्होंने बिल राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन जारी करने में राज्य सरकार की अत्यधिक देरी के बाद वह ऑब्वियस है इस बिल के बोझ को उठा पाने में असमर्थ थे, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह हो गई एक घटना। तो अब आप कभी भी इस घटना को निबंध में उदाहरण के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, ऐसा यूपीएससी ने निबंध पूछा था कि भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी। स्वाधीनता के 75 वर्ष में भारत ने जो नहीं सीखा, ऐसा भी प्रश्न आप सबसे पूछा जा सकता है। अमृतकाल में भारत का लोकतंत्र, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अमृतकाल में भारत का लोकतंत्र अगर आप लिख रहे हैं तो पॉजिटिव साइन भी लिखना होता है, नेगेटिव साइन भी लिखना होता है। तो जब नेगेटिव साइन लिखेंगे तो उसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के सामने चुनौतियां दिखाते हुए इस उदाहरण को वहां डाल सकते हैं, सामने आ रहे हैं। और उदाहरण क्या है, अब आप देख सकते हैं, तेलंगाना की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के कुछ सरपंचों ने लगभग 1 साल तक सरकारी धन नहीं मिलने पर, यानी 1 साल तक सरपंचों को धन नहीं मिला, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और अपना गुस्सा भी क्या किया, जाहिर किया। और उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि अगर हमें 1 वर्ष तक राज्य सरकारों से धन नहीं मिलेगा तो हम
जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो जिम्मेदारी पंचायतों को 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची के द्वारा दी गई है, 29 विषय 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर पंचायतों को काम करना होता, वो उन विषयों पर काम कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसको आप याद रखिएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमारे सामने अनुसूची है 11, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। इन 29 विषयों पर पंचायत को काम करना होता है। ये मैंने क्यों दिया, ये एडिटोरियल में नहीं था, ये मैंने इसलिए पूरी लिस्ट आपके लिए लगा दी कि आप विचार कर, क्योंकि हम फंडिंग पर बातचीत करने जा रहे हैं, यानी फंडिंग पर, प्रशासन पर, सब पर बात होगी। तो जब फंडिंग, और यूपीएससी अक्सर फंडिंग पर ही प्रश्न पूछता है कि पंचायतों के पास फंड की समस्या है, तो पंचायतों के पास फंड की समस्या है, तो आपको यह सिखाना था कि अगर भैया फंड की समस्या है तो यार ये 29 विषय उनके सामने है, इस पर वो काम कैसे कर पाएंगे? तो इसका मतलब है कि ये 29 विषय में से 10 से 15 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और ये 10 से 15 पॉइंट अगर आपके दिमाग में हैं तो आप उनको लिख करके बता सकते हैं कि अगर हमारी पंचायतें फंड की स्कार्सिटी, फंड की समस्या से जूझेंगी और उन्हें किसी भी कार्य के लिए जो फंड होता है उस पर उनका अपना डिस्क्रिशन या विवेक नहीं चलता है, उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। अभी बताऊंगा प्रशासन के किन किन अधिकारियों से उनको अनुमति लेनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या वो इन विषयों पर विस्तार पूर्वक विकास का कार्य बेहतर ढंग से संचालित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है पंचायतें शासन का प्रभावी साधन किस प्रकार से हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, यह एक मुद्दा यहां पर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के 29 विषय हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कृषि है, भूमि सुधार है, लघु सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, बहुत से। इनको आप प्लीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि पंचायतों पर अगर इससे आएगा तो इनमें से विषय आपको लिखना जरूरी हो जाएगा। अब आते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, यानी हम अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। समस्या बता दी गई, मुद्दे बता दिए गए, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक, तो आप सबको पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट है यानी स्थानीय जो सरकारें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। अब यहां पर आता है, अब मुद्दा यहां से, यानी हमने संवैधानिक आधार तो दिया पंचायतों को भी और नगर पालिकाओं को, लेकिन यह मुद्दा, लेकिन अब इसको जरा एकदम हूबहू याद करिएगा, राज्य सरकारें एक स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से, लोकल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पंचायतों पर काफी विवेकाधीन अधिकार और प्रभाव का प्रयोग करती हैं। इसका मतलब है, विवेकाधीन का मतलब हुआ कि जैसे आप देखेंगे कि बहुत से वित्त राज्य की तरफ से जो पंचायतों को दिए जाते हैं वो राज्य सरकार के विवेकाधीन होते हैं। विवेकाधीन का मतलब, अगर मान लीजिए आप अपने ग्राम सभा में कोई आप नहर निकलवाना चाहते हैं, ठीक है, या आप तालाब खुदवाना चाहते हैं, सामुदायिक तालाब, और वहां पर आप मत्स्य पालन करके पंचायत के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, किसके लिए? पंचायत के लिए। आपको वहां संभावना दिख रही है कि आप बेहतर कर सकते हैं, बट आपको उस कार्य के लिए जो पैसा चाहिए वह पैसा आपको राज्य सरकार से मिलेगा और वह प्रशासनिक अधिकारियों की अनुकंपा पर आपको प्राप्त होता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ यहां पर जिक्र किया गया है। याद रखिएगा कि जो इनको पैसा चाहिए वो राज्य सरकारें स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से उपलब्ध कराती हैं, और इसके माध्यम से राज्य सरकार स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से पंचायतों पर नियंत्रण रखती हैं। अब जरा याद रखिएगा, राज्य सरकारें स्थानीय अधिकारियों जैसे बीडीओ जो पीसीएस अधिकारी होते हैं इनके माध्यम से, एसीओ जो पंचायत अधिकारी होते हैं इनके माध्यम से पंचायतों पर नियंत्रण रखती हैं। पॉइंट नंबर 1 यहां पर लिखा नहीं गया, वो पॉइंट नंबर 2 मैं बता देता हूं। जैसे केंद्र से राज्य को समस्या होती है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो केंद्र के माने जाते हैं, तो ऐसे में उन आईएएस अधिकारियों से राज्य को समस्या होती है। राज्य को लगता है कि आईएएस अधिकारियों के माध्यम से केंद्र हमारे ऊपर अपनी सॉवरेंटी लाद रहा है, वैसे ही पंचायतों के ऊपर सेम काम राज्य भी करते हैं, इसलिए राज्य दया के पात्र यहां नहीं बनने चाहिए। तो राज्य पंचायतों के साथ ऐसा करते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को बहुत बड़ा।
तो आप मुझे बताइए, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि पंचायतें शासन के प्रभावी साधन साबित नहीं हुई। भैया शासन के प्रभावी साधन कैसे साबित हो पाएंगी जब राज्य सरकारें लोकल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इन पंचायतों पर अपना नियंत्रण रखेंगी। ठीक है, अब कैसे रखेंगी, विद एग्जांपल मैं आपके सामने यहां अपनी सारी बातें रखने वाला हूं। इश्यू आता है स्थानीय सरकारों के लिए स्वायत्तता का अभाव, यानी अब हम एडिटोरियल की मूल विषय वस्तु पे आ जाते हैं। एक हल्का सा परिचय था, अब देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मुद्दा बता दिया गया स्वायत्तता का अभाव, मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं भैया कहां कहां समस्या है। तो भारत में स्थानीय निर्वाचित अधिकारी जैसे सरपंच की शक्तियां राज्य सरकारों और स्थानीय नौकरशाहों द्वारा गंभीर रूप से सीमित रहती हैं। इसी को पढ़िएगा आप लोग बहुत बढ़िया से, कैसे सीमित रहती हैं। अगर ये समझ गए और कॉपी में उतार दिया तो कभी भी प्रश्न पूछेगा कि पंचायती शासन के प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, उसको आप बहुत बेहतर ढंग से लिख लेंगे, याद रखिएगा। तो यह स्थानीय रूप से निर्वाचित अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की भावना को कम करने की ओर ले जाता है। ऑब्वियस है भैया, जब उनकी शक्ति सीमित कर दी जाएगी तो हम 73rd अमेंडमेंट क्यों लेके आए हैं, क्यों हम कहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के युग में प्रवेश किए और हम एक ऐसे संघवाद में पहुंचे जो संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। संपूर्ण विश्व में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेंटर और स्टेट का है, लेकिन हिंदुस्तान में सेंटर और स्टेट के साथ हमने लोकल गवर्नमेंट यानी 3 शक्तियां बनाई, जिसके आधार पर हम प्राउड फील करते हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व होता है कि हमें, ठीक है। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते। अब 30वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। 24 अप्रैल 1993 से 73rd और 4th लागू हुए हैं। तो यूपीएससी में प्रश्न भी है। अब आता है संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो यहां पर बताया गया जो पंचायतों सहित स्थानीय सरकारें हैं, चाहे वो नगर पालिका, संविधान में ये राज्य सूची का विषय है। अब ये महत्वपूर्ण, क्योंकि राज्य सूची का विषय है पंचायतें, इसका मतलब है कि जो राज्य सरकार है उसका पंचायतों पर नियंत्रण हो जाता है। पंचायतों को शक्ति और अधिकारों का हस्तांतरण जो भी होता है वो राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया। अब लीजिएगा, ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि शक्ति और अधिकार पर राज्यों का विवेक बैठा हुआ, यानी राज्य जैसा चाहेंगे वैसा इनको शक्ति और अधिकार देंगे। तो अगर राज्यों के ऊपर जो आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, जिस पर आप प्राउड फील करते हैं कि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है जो हमने स्थापित किया, ऐसा करने वाले हम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बने, तो अब आपके ऊपर प्रश्न तो उठना लाजमी है। लाजमी क्या है, विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अब निबंध यूपीएससी के टक्कर का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मिथ या रियलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मिथ और रियलिटी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मिथ है या वास्तविकता है। तो अब आप यहां से तैयार रहेगा। तो यह भी एक प्रकार का प्रश्न है, याद रखेगा, ठीक है। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन आपको पता है। अब यहां पर यही कहा गया है, ठीक है, कि जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लेकर के आते हैं तो हम इसी उद्देश्य से लेके आते हैं कि कुछ विषय होंगे जिन पर स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरकारें जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार बनती है, जैसे केंद्र में चुनी हुई सरकार बनती, वैसे ही स्थानीय स्तर पर ये चुनी हुई सरकारें हैं। तो उन स्थानीय विषयों पर चुनी हुई सरकारें स्थानीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करेंगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगी, ग्रामीण भारत के विकास के द्वारा राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। यह लक्ष्य रखा गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा, ठीक है ना। और इसीलिए जो है हमारे सामने यह व्यवस्था आती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पंचायतों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो अब यहां पर एडिटोरियल राइटर यही कह रहे हैं कि भैया अगर आप सार्थक विकेंद्रीकरण चाहते हैं, यानी जिस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात आप कर रहे हैं, अगर आप सार्थक विकेंद्रीकरण का चाहते हैं, 2022 का क्वेश्चन एक बार आप जरा चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग में ही लग गया है। ये देखिए, आपकी राय में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया। शक्ति के विकेंद्रीकरण देख सकते हैं, यही है शक्ति का विकेंद्रीकरण जो आप पढ़ने जा रहे हैं, मिथक या रियलिटी। तो इसको आप इसके साथ जोड़ लीजिएगा। अब हम आते हैं
सार्थक विकेंद्रीकरण के लिए सरपंचों को प्रशासनिक या वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता है, यानी उनको प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आप दीजिए, वो अपने लिए फंड इकट्ठा कर सकें, उसके साथ साथ अपना प्रशासन वो चला सकें। जैसे राज्य सरकार अपना प्रशासन चलाती है, केंद्र सरकार अपना प्रशासन चलाती है, वैसे पंचायतों के पास भी अपना प्रशासन होना चाहिए। और ये वैलिड पॉइंट है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वही सारी बातें हैं, मिथ है, यानी क्या क्या चुनौतियां हैं। जो चुनौतियां हैं वह इस बात को प्रमाणित करती हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष क्या क्या मिथक है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है फंडिंग का मुद्दा है, इसको आप याद करिएगा, यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि फंड का इश्यू है। अब 29 विषय उनके सामने, आप बताइए फंड अगर नहीं होगा तो किस प्रकार से उन विषयों पर काम कर सकते हैं। और एक पॉइंट और अपने दिमाग में रखिएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो ये आदर्श हमने 73rd और 4th के द्वारा अपनाया है, अगर हम पंचायती राज की ही बात करें, जो 29 विषय उनके मतलब कार्य के लिए निर्धारित किए गए, उसको आप एक बार पढ़िएगा आज। अगर वो 29 विषय पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां मिले और उसको वो लागू करें, तो ये भाई साहब ग्रामीण विकास तो ऐसा होगा, चमचमाता हुआ विकास। तो इस पर हम लोगों को बातचीत करने की आवश्यकता है। 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए, यानी 24 अप्रैल को पूरे देश में सभाएं होनी चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए कि 30 वर्षों में क्या पाया क्या खोया, इस विषय पर वो चर्चा करें। इस प्रकार की जो है कुछ गतिविधियां होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फंडिंग का मामला याद रखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया कि ग्राम पंचायतों को जो रोजमर्रा का काम करना पड़ता है, उसके लिए भी वो राज्य सरकार पर निर्भर करती हैं। यहां पर यह पॉइंट बताया गया है। अब यहां बताया गया कि पंचायतों के पास धन के 3 स्रोत हैं। पहला, जो उनके पास स्वयं का राजस्व स्रोत होता है, यानी स्थानीय टैक्स वगैरह या जो भी सामुदायिक संपत्ति होती है उसमें कुछ पैदा करके उससे जो भी उनको मिलता है, या रेंट वगैरह पर दे करके जो मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वयं का स्रोत, जो कि बहुत ही कम होता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों से जो उनको सहायता अनुदान मिलता है, ग्रांट इन एड मिलता है। इसके अलावा अन्य योजना आधारित धन और शुल्क, यानी कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार लागू करती है, राज्य सरकार लागू करती है, तो उसके भी इंप्लीमेंट करने के लिए उनको पैसा मिलता है। तब आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है मुद्दा क्या है, ठीक है। मुद्दा यह है कि राजस्व के अपने स्वयं के स्रोत, कर और गैर कर दोनों, कुल पंचायत निधियों के एक छोटे से अनुपात का गठन करते हैं, यानी इनके पास राजस्व का अपना व्यापक स्रोत नहीं है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे भी मैंने कुछ दिन पहले जीएसटी के संदर्भ में बताया था कि जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों के पास भी अपना बहुत विशेष फंड नहीं है। तो इनके तो जीएसटी के बिना ही, यानी इनके पास जो भी ये टैक्स लगाते हैं स्थानीय स्तर पर, नॉन टैक्स इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत कम होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो पंचायतों के लिए विवेकाधीन अनुदान होते हैं, ये वर्ड जरा समझिएगा, विवेकाधीन, डिस्क्रिशनरी ग्रांट। इसका मतलब होता है कि ऐसा ग्रांट जो पंचायतें मांगेंगी किससे, राज्य सरकार से, कि हमें एक्स विकास कार्य करना है, और वह इच्छा पर डिपेंड करता है राज्य सरकारों की कि वो उसे दें या ना दे। तो ये लिखा हुआ पंचायतों के लिए विवेकाधीन अनुदानों तक पहुंच राजनीतिक और नौकरशाही संबंधों पर निर्भर करते हैं, यानी आपका जितना बढ़िया संबंध राजनीतिक रहेगा और नौकरशाहों के साथ आपका रिलेशन रहेगा, तभी वह धन आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। जब सरकार के उच्च स्तर स्थानीय सरकारों को धन आवंटित करते हैं, तब भी सरपंचों को उन तक पहुंचने में किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है। यानी सिंपल सी बात है, जो विवेकाधीन अनुदान है वहां तक इनकी पहुंच नहीं होती है, याद रखिएगा। और अगर धन स्वीकृत कर भी दिया जाए एक्स अमाउंट, तो वह उन तक पहुंचने में बहुत समय लगा देता है, जैसा कि अभी आपने आत्महत्या वाले मामले में देखा कि साल भर हो गया उन तक पैसा नहीं पहुंचा। ये यहां पे आप देख सकते। इसके कारण से, इस स्थिति के कारण से क्या होता है, यानी स्थानीय शासन को नुकसान होता है। और सरपंच क्या करते हैं, चूंकि वो लोग प्रधान है, तो उनके ऊपर स्थानीय जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो सबसे वादा करते हैं ना कि तुम्हारी नाली ठीक करवा देंगे, यहां से हम ये निकलवा देंगे, यहां से रास्ता बनवा देंगे। तो वह स्थानीय स्तर पर क्योंकि रहने वाले और स्थानीय स्तर पर वो बहुत वादे कर चुके होते, तो ऐसे में उनको अपना वादा
पूरा करना होता है और वो कुछ काम शुरू करते हैं स्थानीय स्तर पर साहूकारों से ऋण लेकर के, और फिर अगर समय पर उनका धन नहीं पहुंचता है तो आत्महत्या, ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं। यही कहा गया है, उनको निजी धन का उपयोग करना पड़ता है, और जैसा कि तेलंगाना में किया गया। तो एक अच्छा मुद्दा है कि फंडिंग उनके पास नहीं, ठीक है ना। फंडिंग यानी जो फंड सीधा आ रहा है पंचायत के पास वो तो ठीक है, लेकिन जो राज्य सरकार के विवेकाधीन है कि तुम कोई योजना स्टार्ट करो, यानी पंचायत ने कोई योजना स्टार्ट करी, अब राज्य सरकार के विवेक पर है कि वो उसके लिए पैसा दे कि ना दे, उसमें बहुत विलंब लगता और वह अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना। अब आते हैं दूसरा, क्या कह रहा है, राज्य वित्त आयोगों के साथ मुद्दे। इश्यू विद स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC आपके सामने। तो राज्य वित्त आयोग 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों द्वारा बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? ये राज्य वित्त आयोग इसलिए बनाए गए थे कि ये पंचायतों और नगर निगमों को जो वित्त आवश्यक है, तो उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करे राज्य सरकारों को कि उनको XYZ अमाउंट धन मिलना चाहिए। याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको इसीलिए कि पंचायतों और नगर निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें और राज्यपाल को सिफारिश करें कि भाई इनको इतना धन दिया जाए। लेकिन यहां पर मुद्दा क्या है, राज्य वित्त आयोगों के साथ मुद्दा क्या है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, कई राज्य समय पर राज्य वित्त आयोगों का गठन ही नहीं कर पाते हैं, जबकि इनके सामने यानी राज्य वित्त आयोगों के सामने सबसे बड़ी चीज क्या है, ये इनको सुझाव देना है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों का वितरण। अब बताइए, अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन बना ही नहीं कई राज्यों में, या कई राज्यों में विलंब से बनता है, तो स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच जो टैक्स है उसका वितरण कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में कोई नियम ही नहीं बन रहा है। इसके अलावा जो भी लोकल बॉडीज हैं, LB हैं, उनको सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों आदि का निर्धारण भी यही करते हैं SFC, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, इसकी भी अनुशंसा स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, और हर 5 साल के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए, क्योंकि उनके ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन अपने इस दायित्व को निभा नहीं पा रहे, और बहुत से राज्यों में ऐसा भी है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं हुआ है, और यह बहुत विलंब से हुआ है, जिसके बारे में आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले भी एक एडिटोरियल में कराया था। तो ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। दूसरी चुनौती हो गई। अब तीसरा है बड़ी जबरदस्त, ये तो सबसे बढ़िया। चलो भाई पैसा मिल गया, अभी तक मैं कह रहा था कि पैसा मिलने में समथिंग समथिंग समथिंग। अब यहां पर तीसरा मुद्दा है कि चलो पैसा मिल गया, बेचारों को पैसा मिल गया, उस पैसे को खर्च करने में भी समस्या है। आइए बताते हैं कैसे है, याद रखिएगा। यानी पंचायतों को जो आवंटित धन मिल गया है उसके उपयोग पर भी समस्या है। कैसे? राज्य सरकारें प्रायः पंचायत निधियों के माध्यम से विभिन्न व्ययों पर खर्च की सीमाएं लगा देती। यानी जो भी आपके पास निधि है, राज्य सरकार तय कर देगी, मान लीजिए 100 रुपया है, आपका मन है कि 20 रुपया हम अपने यहां पर सामुदायिक कोई भवन बनाने पर खर्च करेंगे। वो कह देगा नहीं, आप इसमें केवल 8 रुपए ही खर्च कर सकते हो। यह भी राज्य सरकार के पास पावर है, याद रखिएगा। मतलब इनफैक्ट कुछ एग्जाम्पल तो बड़े मजेदार हैं, आप यहां पर देखें। मान लीजिए कि हम तिरंगे की फोटो लगाना चाहते हैं, या कोई भी गांधी, नेहरू, टैगोर, बाबा साहब की फोटो लगाना चाहते हैं, APJ अब्दुल कलाम सर की फोटो लगाना चाहते हैं, तो उस फोटो लगाने के लिए भी पैसा हमें ये लोग जब रिकमेंड करेंगे तभी हम लगा पाएंगे। अब देखिए, माने रोजमर्रा की गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं, और तो गतिविधियां रहेंगी, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीकों के पोस्टर खरीदना, गणमान्य व्यक्तियों के लिए जलपान उपलब्ध कराना, यानी अगर कोई वहां घूमने आया है, विजिट करने आया है, या राष्ट्रीय त्योहारों पर स्थानीय स्कूल में मिठाइयां बांटना, आप देख सकते। तो इसके लिए अगर पंचायतें पैसा मांगती हैं, उसमें भी राज्य का दखल रहता है। तो धन है, उसके बाद भी राज्य का दखल है, यह एक अलग प्रकार का मुद्दा। यानी फंड का तो इश्यू है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, लेकिन यहां फंड होने के बाद भी राज्य का नियंत्रण है कि किस विषय पर कितना खर्च किया जाएगा। उसके साथ साथ यानी जो रोजमर्रा की उनकी जो दिनचर्या है उस पर भी नियंत्रण किया जा रहा है, जो मैंने 3 एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। अब इसके बाद चौथा और है। अब हम आते हैं जैसे पंचायत निधि, यानी पंचायत फंड में जो कुछ भी है उसको खर्च करने के लिए
दोहरा प्राधिकरण यानी प्रशासनिक चुनौती, देखो आ गई दोहरा प्राधिकरण, प्रशासनिक चुनौती, डबल अथोराइजेशन। अब ये क्या है जरा देखिए आप, अब इसको मैं एक बार आपको बताता हूं। दोहरे प्राधिकरण की व्यवस्था है सभी राज्यों में पंचायत निधियों को खर्च करने के लिए। दोहरा प्राधिकरण जरा ध्यान रखिएगा, यानी सरपंचों के अलावा नौकरशाही, यानी अब आप देख सकते हैं कि पंचायत का धन खर्च होगा तो सरपंच की भी अनुमति चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नौकरशाही की भी अनुमति चाहिए। जरा देखिए कौन सी नौकरशाही की, सरपंच और पंचायत सचिव, ठीक है ना, इनकी सहमति की आवश्यकता है। और यह पंचायत सचिव किसको रिपोर्ट करते हैं? खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को रिपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। द सरपंच एंड द पंचायत सेक्रेटरी हु रिपोर्ट्स टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मस्ट को साइन चेक इशूड फॉर पेमेंट फॉर पंचायत फंड, यानी पंचायत फंड से खर्च करने के लिए जो भी पंचायत फंड जारी किए, मतलब जो भी फंड निकालना उसके लिए जो चेक जारी हो रहा है, उस चेक पर इन दोनों के हस्ताक्षर होंगे, यानी केवल पंचायत का हस्ताक्षर नहीं होगा, यानी इनका भी हस्ताक्षर होगा पंचायत सेक्रेटरी का, जो कि बीडीओ के लिए यानी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है, इन सभी स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता। हालांकि एकदम से छूट भी नहीं देना है, लेकिन इस पर बहुत बड़ा रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे इसको हम और बेहतर करें। फिर इसके बाद आता है स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकार को राज्य बाध्य करते हैं। कैसे करते हैं? अब आप याद रखिए, जैसे कोई सार्वजनिक निर्माण अगर पंचायत करा रही है तो ऑब्वियस उसको कोई न कोई स्वीकृति चाहिए, तो इससे इंजीनियरिंग विभाग वहां बाधा उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई सहमति लेनी है तो यह भी बाधा उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उनसे भी प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, वो भी इसमें लेट लतीफी करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे बीडीओ से उनको अनुमति चाहिए, तो सरपंचों के लिए एक ठकाऊ प्रक्रिया हो जाती है और उनको सरकारी कार्यालयों का बार बार दौरा करना पड़ता है। क्या आपको यह नहीं लग रहा रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही की समस्या यहां भी है? तो आप देख सकते हैं ये हो गया। फिर इसके बाद अब इसके बाद आता है, बहुत से सरपंचों ने रिपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने बात कही है कि जब वो सरकारी कार्यालयों का दौरा करते हैं और स्थानीय नौकरशाहों से मिलने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनको काफी समय वेट करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं इसके अलावा जो राज्य के विवेकाधीन संसाधन है उस पर अगर इनको धन चाहिए तो उन्हें राजनेताओं और स्थानीय नौकरशाहों की गुड बुक्स में रहने की आवश्यकता। अब ये गुड बुक्स क्या है, बड़ा ये सांकेतिक शब्द उन्होंने दिया, गुड बुक्स, यानी उसी प्रधान को पैसा आसानी से मिल पाता है, विवेकाधीन वाला, जो उस समय पॉलिटिशियन है, और उसके साथ साथ जो स्थानीय नौकरशाह उनकी गुड बुक्स में अगर वो हैं तो, यानी उनके वफादार हैं तो। अब गुड बुक्स में बहुत कुछ इन्होंने बोल दिया है। अब आता है छठा पॉइंट, सरपंचों का स्थानीय कर्मचारियों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो भी स्थानीय अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पर किसका कंट्रोल होता है? राज्य सरकार का, देख सकते हैं। तो प्रशासनिक नियंत्रण सरपंचों का नहीं होता है। और कई राज्यों में पंचायत को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय पदाधिकारी जैसे ग्राम चौकीदार या सफाई कर्मचारी की भर्ती जिला या ब्लॉक स्तर पर की जाती है, यानी पंचायतों की इनकी भी भर्ती में भूमिका नहीं है। और अगर ये कोई गलती करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, तो इनको बर्खास्त करने का भी अधिकार पंचायत सरपंच के पास नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। 30 वर्ष होने जा रहा है, आपको ध्यान रखना। नौकरशाही को बहुत अधिक शक्ति दी गई है। अब आप यहां से देख सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत आप लेके आते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को आप बहुत ज्यादा पावर देते हैं। तो यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को ग्रास रूट स्तर तक कैसे ले जा रहा है, यह एक विचार का विषय है, जिस पर कोई न कोई, यानी 30 वर्ष हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मी कोई न कोई समिति बनानी चाहिए जो इस पर विचार करे कि 30 वर्षों में पंचायतों ने क्या खोया, क्या पाया। जो खोया उसको सुधार करने के लिए चरणबद्ध फेज 1, फेज 2, फेज
बेहतरी रिफॉर्म की जरूरत है। अब हम आते हैं नौकरशाही को बहुत अधिक शक्ति है, याद रखिएगा। अब आप यहां से देखिए, यानी सरपंचों को पद पर रहते हुए भी बर्खास्त किया जा सकता है। जिला कलेक्टर के पास यह शक्ति है कि अगर कदाचार साबित हो जाए तो सरपंचों को बर्खास्त किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय जो लोकल राजनेता होते हैं वो गंभीरता के साथ करते हैं, याद रखिएगा। और यहां कहा जा रहा है कि एक दो उदाहरण नहीं, रेगुलर उदाहरण है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा सरपंच को क्या किया गया है, बर्खास्त किया गया है। तेलंगाना में हाल के वर्षों में 100 से अधिक सरपंचों को पद से बर्खास्त किया गया। तो ये आप देख सकते हैं सातवां, यानी नौकरशाही को बहुत ज्यादा शक्ति है। तो अच्छे पॉइंट हैं, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए। अब आते हैं समय की आवश्यकता क्या है। तो ऐसे में वही जो मैंने आपको बताया, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत कानूनों के प्रावधानों की फिर से जांच करनी चाहिए। उन्हें स्थानीय सरकारों को धन, कार्य और पदाधिकारियों के अधिक हस्तांतरण पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य ही कर पाएंगे, ये राज्य ही कर पाएंगे। यानी स्थानीय सरकारों को फंड दे, फंड की समस्या है, ठीक है, उन्हें काम दे और पदाधिकारियों पर नियंत्रण की शक्ति भी दें। और स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। तो पंचायतों को इसी सिद्धांत के तहत यह जो सुझाव दिया गया है इसको मान लेना चाहिए। ऐसे में अब हम आखिरी कुछ बातों पर आते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण सीमित है, क्योंकि अगर स्थानीय सरकारों को वास्तविक स्वायत्तता मिलती है तो सत्ता विधायकों और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नौकरशाही से सरपंच के पास स्थानांतरित हो जाएगी, ठीक है ना। यानी विकेंद्रीकरण सीमित है, अगर स्वायत्तता मिल जाए स्थानीय सरकार को तो जो यानी पंचायतों पर विधायकों राज्य सरकारों का कंट्रोल है वो हट करके यानी सरपंच स्वायत्त होकर के बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। यह विषय यहां पर चर्चा किया गया। तब आप विचार कर लीजिएगा इस पर।